साथियों, आज हम बात करेंगे गाजा पट्टी की। लगभग 10-11 दिन इजराइल और गाजा पट्टी से युद्ध हुआ। इसी पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप मोटे तौर पे शायद ये समझते होंगे कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश था और उस देश पर हमला करके इजराइल ने कोई उसकी जमीन छीन ली। साथियों, ऐसा अगर आप समझते हैं तो आप गलत समझते हैं। फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं था। यह एक देश की परिकल्पना है, जैसे यहूदियों की परिकल्पना थी इजराइल। बस अंतर इतना है कि यहूदियों का कभी वहां शासन हुआ करता था और वो बहुसंख्या में थे और उन्हें दर बदर करके वहां से बाहर खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर एक समय आया जब यहूदियों ने वहां पर अरब लोगों से जमीनें खरीदी और काफी मात्रा में हो गए, और फिर 1948 को एक छोटे से टुकड़े में अपनी सत्ता कायम करने में सफल हुए। और इस फिलिस्तीन की परिकल्पना को धरती पे उतारने के लिए उग्रवाद का सहारा लिया गया। ऐसा पहला सहारा फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा अर्थात यासर अराफात से शुरू हुआ और उसका सफर एक और आतंकवादी संगठन हमास के साथ जारी रहा। हमास का उदय हुआ। तो साथियों, इसी गाजा पट्टी के विषय में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये जो गाजा पट्टी है, ये इस्राएल के दक्षिण पूर्व में स्थित ये 6 से 10 किलोमीटर लगभग चौड़ा है और लंबाई में लगभग 45 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है। दक्षिण में इसके मिस्र है। 3 ओर हम इस तरह से कहते हैं कि हालांकि जमीन के सिर्फ 2 तरफ इजराइल है, पर जो पश्चिम की दिशा में जो भूमध्य सागर है, इसकी जो जलीय सीमा है वो इजराइल द्वारा नियंत्रण होती है। इसलिए हम 3 तरफ से कह सकते हैं। साथियों, इस गाजा पट्टी पर मिस्र ने 1967 तक शासन किया, जबकि इजराइल का निर्माण 1948 में हो गया था। आप जून 1967 में 6 दिन के युद्ध के विषय में, 6 डे वार के विषय में काफी कुछ पढ़ चुके होंगे। और जब यह वार हुआ तो 1967 के 6 दिनों के बाद मिस्र से ये पट्टी जो है इजराइल ने छीन ली और अपना कब्जा जमा लिया, और ये पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। वर्ष आया 1994। इसमें इजराइल ने जो यासर अराफात की फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके द्वारा एक समझौता किया जो ओस्लो समझौता कहा जाता है। और इस समझौते के तहत एक ऑटोनोमस क्षेत्र विकसित किया और इस फिलिस्तीनी अथॉरिटी इसको कहा गया, यानी पीए कहा गया। और गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया गया था। साथियों, सितंबर 2005 ने इजराइल में गाजा पट्टी से इजराइल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, जिसके बाद यह पट्टी फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में आ गई। हालांकि इजराइल ने रक्षा और हवाई गश्त को जारी रखा। गाजा पट्टी के अंदर हम कह सकते हैं कि एक देश के अंदर देश, अर्थात इजराइल के अंदर एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है, जहां हमास जैसे आतंकी की सरकार बन गई है। यही अब यहूदियों को फिर से निगलना चाहते हैं।
साथियों, इनको अधिकार जो मिला हुआ है उसका बेजा इस्तेमाल करके मुस्लिम देशों से हथियार लेते हैं, अर्थात मुस्लिम देश आज भी इन्हें हथियार देते हैं। कतर इन्हें पैसा देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इजराइल से बचने के लिए ये आज भी अपनी आतंकी गतिविधियों में शामिल है। इसने गाजा पट्टी के अंदर काफी सुरंगें बना रखी हैं, इजरायली सैनिकों को घुसने नहीं देते हैं। कारण यह है कि इनकी आतंकी कार्रवाइयों का पर्दाफाश न हो। यही नहीं, इन्होंने गाजा पट्टी में गोला बारूद की फैक्ट्रियां भी बना रखी हैं। इसमें ईरान जो है पूरी मदद करता है। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो उम्मा का कंसेप्ट है, इस उम्मा के कंसेप्ट के ये जो 57 देश हैं, इन सब की एक मिलीजुली एक परिकल्पना है, और वो है एक इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना, धरती पर इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना। इसका जो संविधान है वो है इसका कुरान, इसका मुख्यालय मक्का है, और इस परिकल्पना पर चांद पर रहने वाला मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है। मोहम्मद इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं। यही उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट पहले भी था और आज भी है, बस इसका रूप परिवर्तित हो गया है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने इस्लाम को समझ लिया। साथियों, इजराइल और भारत में बहुत समानता है। भारत को आज़ादी 1947 में ब्रिटिश से मिली, तो वहीं इजराइल का निर्माण 1948 में ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश का ही कब्जा था। साथियों, भारत में जो आज़ादी मिली उसके बाद एक पाकिस्तान बना। शायद आप समझते होंगे कि ये पाकिस्तान बनाने की जो कल्पना की गई थी वो शायद जिन्ना की अपनी व्यक्तिगत कल्पना थी। साथियों, अगर आप इतिहास पूरी तरह से पढ़ें तो ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट था और जो ये मुस्लिम देश थे, दुनिया में ईसाइयों के बाद नंबर 2 की आबादी मुस्लिम की थी। हिंदू तो मात्र 10 से 12% ही थे, और यही मुस्लिम देश, इनकी जो परियोजना थी उसके प्रतिनिधि थे मोहम्मद अली जिन्ना। वहीं से इनको पैसा मिलता था, वहीं से इनको निर्देश मिलते थे, और उसके एक रिप्रेजेंटेटिव भर ये थे। और अपने जीवन भर 1940 से लेकर जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना इसी परियोजना पे काम करते रहे। तो साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और इजराइल की एक जैसी स्थिति है। बस अंतर इतना है कि इजराइल ने जो धरती अपनी खो दी थी उसका दोबारा एक छोटा सा टुकड़ा पा लिया है, जिसकी सुरक्षा में वो आप लगे हुए हैं आज भी। लेकिन अगर आप भारत को देखें तो भारत आज भी जो उसका थोड़ा सा टुकड़ा बच गया है उसको भी अभी बचाने में ही लगा हुआ है। दोनों देश दुश्मनों से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें तो वो चारों तरफ से, हर तरफ से अपने इन्हीं विरोधियों से घिरा हुआ है, जो अक्सर उस पर हमला करते रहते हैं, मिसाइलें छोड़ते रहते हैं। लेकिन भारत भी पाकिस्तान, चीन, इन दोनों से घिरा हुआ है। बांग्लादेश पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उम्मा के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है।
तुष्टीकरण की ये जो राजनीति थी, इसी की वशीभूत होकर इंदिरा गांधी ने इजराइल के सबसे बड़े शत्रु फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, इसके नेता यासर अराफात को पूरा सहयोग किया और उसके काल्पनिक फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दी। यासर अराफात को करोड़ों रुपए का नेहरू शांति पुरस्कार 1980 में दिया गया। इसके बाद राजीव गांधी ने भी अपने कार्यकाल में उसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया। जबकि समाचारों से यह ज्ञात हुआ था कि राजीव गांधी ने तो उसको पूरे विश्व में घूमने के लिए एक बोइंग 747 विमान भी उपहार में दिया था। साथियों, ये जो मुस्लिम परस्ती भारत के नेताओं में उस समय इतनी अधिक छाई हुई थी कि यासिर अराफात को अगर छींक भी आती थी तब वो भागकर दिल्ली चला आता था और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आदि उसके लिए पलकें बिछाए रहते थे, शर्म आती है ये सब पढ़कर। साथियों, इसका कारण केवल एक था कि दुनिया की नंबर 2 की आबादी मुस्लिम आबादी थी और उन्हीं इलाकों से भारत को तेल मिलता था। ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है और इसी मजबूरी में हो सकता है इन्होंने जायज और नाजायज हर प्रकार से उन मुस्लिम देशों का समर्थन किया हो। लेकिन साथियों, समय बदल गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब हुए तो इन्होंने इजराइल की यात्रा की। ये सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और इजराइल से संबंध बनाए। साथियों, इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल जो 57 देश हैं, अभी इस युद्ध में इनकी आपात बैठक हुई, लेकिन जो हमास का आतंकी संगठन है उसने हजारों मिसाइलें इजराइल के नागरिक ठिकानों पर दागी, लेकिन इन्होंने इसकी एक शब्द भी निंदा नहीं की। हां, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने दबे सुर से इसकी निंदा की, लेकिन अधिकांश देश जिसमें पाकिस्तान और तुर्की प्रमुख था, गाजा में इजराइल को तुरंत हमले रोकने की मांग की और गाजा में हुए हमले पर इजराइल को दोषी ठहराया। जबकि इजराइल ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बड़े समझदारी के साथ अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किया। साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखें कि दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा मजहब है जो मजहब के नाम पर इस तरह के संगठन बनाता हो, ऐसे देश बनाता हो, इस्लाम के नाम पर राजनीतिक संगठन बनाता हो, मजहब के नाम पर आतंकी गुट बनाता हो, उन्हें हथियार देता हो, उन्हें पैसा देता हो, और जब वो लोगों की गर्दनें रेत रहे हो तब उनका पक्ष लेता हो। साथियों, जबकि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, फिर मुसलमानों को डर किससे है? ईसाइयों से है अथवा 12% के आसपास अल्पसंख्यक हिंदुओं से है। लेकिन साथियों, इसका कारण आज भी वही है जो पहले था, बस इसका तरीका बदल गया। जोर जबरदस्ती, विस्तारवाद, लूट, हत्या, बलात्कार, भय और अशिक्षा। लोग अनपढ़ होंगे तो उनके जो नायक हैं अरब के और तुर्क के, कुछ ईरान के भी हैं, इन मुल्लों से सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आज का संचार तंत्र और आधुनिक विज्ञान जो आजकल अपना फैला रहा है, इसके लीडर इन मुल्लों के पतन का कारण बनेंगे। आज इस्लाम बदल गया है, इस्लाम में आधुनिक विचारधारा उदय हुआ है। तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने विज्ञान के आधार पर तरक्की की है और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पर इस्लाम आधुनिक इस्लाम होगा और दुनिया में अमन चैन कायम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।